हेलो नमस्कार सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएस एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ा रहा हूँ और लक्ष्मीकांत बुक प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के। अब हम देखते हैं सबसे पहले संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब रखी थी? वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन से? वामपंथी आंदोलन से। ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। पहले किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी 1935 में। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या घोषणा की कि जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। फिर नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है। जो क्रिप्स प्रस्ताव था कौन सा? और इस मांग को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और उसे वापस भेज दिया गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और संविधान सभा का गठन किया गया। अब हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? नवंबर 1946 में। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। इनमें से 246 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। मतलब कितनी सीट थी? 389 थी, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीट देशी रियासतें की थी। फिर हर प्रांत में देशी रियासतें अर्थात छोटे राज्यों के मामले में राज्य के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। ये 3 समुदाय थे: मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़ करके प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। तो ये किसकी थी? कैबिनेट जो मिशन 1946 में आया था उसका गठन का तरीका था। टोटल कितनी सीटें थी? 389। उनमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत की थी, 93 देशी रियासत की। बाकी उनका बेस के आधार पर चुनाव नहीं किया गया था और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। ये हमने पढ़ लिया।
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासत से प्रतिनिधियों को चुनते थे वो कौन चुनते थे? उनके प्रमुख। ठीक है, अतः यह स्पष्ट था कि संविधान में सभी आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्था के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु उस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, जबकि जो देशी रियासत की 93 सीटें थी वो नहीं भर पाई। क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अपने को अलग कर लिया। अब हम देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। यह भी 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना? तो सचिदानंद सिन्हा को चुना। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को, और बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार एस.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। अब उद्देश्य प्रस्ताव देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव आप देखें। फिर जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इसने संविधान सभा के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। उद्देश्य प्रस्ताव से क्या बना था? प्रस्तावना बनी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था, कब पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1946 को। अब देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम दोबारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतें के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके। कितने बन चुके थे? 6 राज्यों के प्रतिनिधि। कितने अप्रैल को? 28 अप्रैल 1947 को। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतें के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन किए? सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। ठीक है, स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, है ना। फिर है संविधान सभा एक विधायिका बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें एक तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। ठीक है, जब भी इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब बैठक बतौर विधायक के तौर पर होती तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलकर करते थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब संविधान सभा की बैठक होती तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब विधायिका की बैठक होती थी तो कौन करते थे? जीबी मावलकर। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इन दोनों के रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत किए गए सदस्यों की
तय किए गए सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। अब आगे देखते हैं जो संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य अन्य, उसमें क्या थे। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया। किसने? संविधान सभा ने। क्या किया था? 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। किसने? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। इसके प्रारूप 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपये का खर्च हुआ। संविधान में कितना दिनों में बना? 2 साल 11 माह 18 दिन में और 114 दिन तक की उन पर बहस हुई थी। 64 लाख रुपये संविधान बनाने में खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब हम देखते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था और अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। पारो समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियां तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। किसके अंतर्गत? जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके अंतर्गत। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी और उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। फिर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा जिसके उप समिति के अध्यक्ष थे AB ठाकुर और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार हम बड़ी समितियों के अध्यक्ष देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। पारो समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी और उसके बाद में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है पारो समिति। पारो समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगार, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी,
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। फिर है टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है, उन्होंने डीपी खेतान की जगह काम किया था। तो कौन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सभी जानते हैं, एन गोपाल स्वामी आयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी टी कृष्णा माचारी। तो ये 7 सदस्य थे पारुव समिति के। अब आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा और जो बचा हुआ पार्ट वो कल मेरा आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। संविधान का प्रभाव में आना। तो संविधान प्रभाव में कब आया? तो संविधान प्रभाव 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या थी? प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया था उसमें प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया। प्रस्तावना को कब लागू किया? पूरा संविधान को लागू करने के बाद में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और उन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। किसने? डॉक्टर अम्बेडकर पारुव समिति के अध्यक्ष थे और उनकी देखरेख में ही भारतीय संविधान बना और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है और उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी पहचाना जाता है। अब संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू हुए थे? उनमें नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षों से जुड़े कुछ प्रावधान। उसके बाद में ये याद कर लेना कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। इनसे पूछ सकती है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 395 और 393 स्वीकृति लागू हो गए। कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वीकृति लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 को लागू रहा। कौन सा लागू रहा? ये कब समाप्त हो गए थे? 1950 को समाप्त हो गए थे। कौन कौन से? 1947 भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब हम पढ़ते हैं संविधान की आलोचना। जब संविधान को बनाया, लागू किया, उसके बाद में जो इसकी आलोचना थी वो क्या क्या थी।
आलोचना ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की ही आधार है। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। कैसे? आलोचना ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ, इसलिए यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। फिर है संप्रभुता का अभाव। वो कैसे है? क्योंकि आलोचक कहते थे कि क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी। आलोचक के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज़्यादा समय लिया। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। तो क्या? समय की बर्बादी। फिर है कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। फिर है इसमें वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों नेताओं को बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान का आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। फिर है इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। ये पूछ सकता है कि किसने संविधान को हिंदुओं को निकाय कहा, तो वह है लॉर्ड विस्काउंट ने। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने भी टिप्पणी की, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। तो ये कमेंट्स याद रख लेना कौन कौन से। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। फिर है उसके बाद में लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा? हिंदुओं का निकाय है। और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। तो संविधान सभा की आलोचना क्या थी? कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संप्रभुता का अभाव है, समय की बर्बादी है और कांग्रेस का प्रभुत्व है, और फिर वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व है और हिंदुओं का प्रभुत्व है। ये संविधान सभा की आलोचना थी। किसकी आलोचना थी? ये संविधान नहीं थी, संविधान सभा की आलोचना थी। तो आज हमने ये कौन सा पाठ पढ़ा दिया? ये हमने संविधान का निर्माण सेकंड पार्ट कंप्लीट करवा दिया लक्ष्मीकांत का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम संविधान की प्रमुख विशेषता, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।